गुड इवनिंग सभी लोगों को। L1 क्लासेस प्रयागराज में स्वागत है। देखिए थोड़ा सा आज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, इस चक्कर में क्लास बहुत डिले हो से स्टार्ट हो पा रही है। मैं 1 घंटे से करीब बैठा हूँ स्टूडियो में, कंप्यूटर ओपन ही नहीं हो रहा था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला तेजी से किया जाएगा कि अणुओं के उनके सर्वाधिक सटीक बंधन प्रकृति से मिलाइए। Mg आइस है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन। देखिए आइस है तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, ये तो और ही होगा सही। मैग्नीशियम है, जेनान 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। BCl2 लीनियर MgF2 है, यह आयनिक लिस्ट में होगा और यह लीनियर हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात 1 का 1, बी का 3rd, 1 का 1, बी का 3rd। थोड़ा ये ऑप्शन गलत दिया है क्या? 1 का 1 आयनिक लैटिस सी हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम। ए का 4 दे तो सही है, 3 सेंटर्ड ए का 4। एक मिनट जरा रुकिए, क्वेश्चन में ए का 1, बी का 3rd और सी का 2। ए का 1, बी का 3rd होगा, सी का 2 होगा। इसको ऐसे सुधार लीजिए, तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एचएफ स्ट्रांगर देन एचसीएल, एकदम सही करा। एचएफ हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस द स्मॉलेस्ट साइज, एकदम सही करा। करेक्ट, बोथ आर करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डिपेंड करती है वह किस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक की लैटिस एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में क्या ऑर्डर होगा? देखिए लैटिस एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम की यह जानना चाहता है क्या ऑर्डर होगा। तो लैटिस एनर्जी जो होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस लैटिस एनर्जी 1 अपान आकार अर्थात साइज, आकार या साइज होगा। साइज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी किसकी? कार्बोकटायन की। तो सबसे देखा जाए तो साइज सबसे छोटा किसका होगा? लिथियम का, सोडियम का। तो पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए फार्मूले के हिसाब से क्या है, साइज जो लैटिस एनर्जी, वह इनवर्स लैटिस एनर्जी 1 अपान आकार होगा। आकार छोटा होगा तो आकार सबसे ज्यादा छोटा किसका होगा? लिथियम का। तो लिथियम का सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। कॉलम एचए को कॉलम उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के शक्ति के क्रम में मिलाइए। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पावर होता है वह किसका होता है? एचएफ का होता है। सबसे एचएफ है, H2O है, और कौन सा है? एचएफ सबसे स्ट्रांगेस्ट, ए का 3rd। एचएफ सबसे स्ट्रांगेस्ट, वाटर मॉडरेट, और अमोनिया वाटर से भी कम होता है। तो स्ट्रांगेस्ट 3, 2, 1 अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए। लिथियम आयोडाइड है, बेरिलियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, NaCl है। हाईली आयनिक, हाईली कोवलेंट, इंटरमीडिएट, मॉडरेट आयनिक। देखिए NaCl जो होता है
यह हमारा सबसे ज्यादा हाईली आयनिक होता है, तो डी का 1 होगा। और BCl3 एल आई एफ होता है फेजान रूल के अनुसार, स्मॉलर कटायन लार्जर एनायन, दिस इज ए हाईली कोवलेंट हो जाएगा। अब बचा क्या, BeCl3, यह क्या होगा, मॉडरेट होगा, और ये होगा सबसे कम, अर्थात बी ऑप्शन। ए का थर्ड, ए का 2, ए का 2 3 4 1 है, 2 3 4 1, ये भी ऑप्शन गलत है क्या, 2 3, जरा ये ऑप्शन सभी गलत हैं, इसको सुधार लीजिए, ABCD के हैं, इस तरीके का ऑर्डर होगा, थोड़ा ऑप्शन इसमें गलत कर दिया है। ए का 2 कर लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। बहुत छोटे कटायन होने पर आयनिक बंध अधिक सहसंयोजक हो जाते हैं। स्मॉलर कटायन हैज हायर पोलराइजिंग पावर। देखा देखा जाए तो क्या करा है कि बहुत छोटा कटायन होने पर आयनिक बंध अधिक सहसंयोजक बंध हो जाते हैं, एकदम कर रहा है अकॉर्डिंग टू फैजान रूल्स। जितना एनायन का आकार छोटा, कटायन का आकार छोटा होगा, एनायन का आकार बड़ा होगा, उतना ज्यादा हमारा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। फिर कह रहा है स्मॉलर कटायन हैव हायर पोलराइजिंग पावर, एकदम सही कह रहा है कि बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। वाष्प अवस्था में AlCl3 सहसंयोजक डाइमर Al2Cl बनाता है। रीजन एल्युमिनियम हैज एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फेवरिंग इलेक्ट्रॉन्स, एल्युमिनियम की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। AlCl3 वेपर फेज बिहेव एज ए कोवेलेंट डाइमर, वेपर फेज में नहीं करता है, ये ऐसे जो होता है सिंपली एटमॉस्फेयर में डाइमर बना देता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाष्प अवस्था एनहाइड्रस, बिना वाटर का रहेगा तो एनहाइड्रस ही होगा, एनहाइड्रस AlCl3 होता है। अगर वाटर वाष्प आ जाएगा वाष्प अवस्था में, तो ये तुरंत डाइमराइज करके Al2Cl6 बनाता है, तो यह ऑप्शन तो सही है। एल्युमिनियम हैज एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एल्युमिनियम कहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये गलत कह रहा है, तो आर इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, 6 नंबर इज करेक्ट। मैचिंग द कॉलम फर्स्ट सेकंड को मैच कराइए। O2 ये पैरामैग्नेटिक नेचर प्रूव करता है, एकदम एग्जैक्ट है। O2 माइनस हमारा डाईमैग्नेटिक होता है। अब बचा हमारा पास क्या, O2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजेज। ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ये भी ऑप्शन गलत है इसमें, 3 2, ये ऑप्शन सही है। अरे भाई 18 इलेक्ट्रॉन होता है, 18 हमारा डाईमैग्नेटिक होता है, ये जान लीजिए, ये तो डाईमैग्नेटिक होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ए का 4, ए का थर्ड, बी का 2, सी का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, सी, ए का थर्ड, बी का 2, सी का 4 हो गया, और डी का 1 हो गया, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट।
निम्नलिखित में किसकी ध्रुवणता सबसे अधिक होगी? किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा? तो पोलराइजिंग पावर देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम आयोडाइड का होगा। क्यों लिथियम आयोडाइड का होगा? उसका कारण है कि लिथियम क्या है? लिथियम प्लस स्मॉल कटायन है और आई माइनस लार्जर एनायन है। क्लियर? इसलिए LiF का होगा। किसमें बनाना बांड पाया जाता है? सबको याद है बनाना बांड किसमें पाया जाता है? B2S6 में बनाना बांड पाया जाता है। इस तरीके से माना जाता है। बोरान होता है BHH B2H6 होता है। हाइब्रिड मैचिंग करना है, रेजोनेंस बांड स्टेबिलिटी, CO3 इक्वल बांड लेंथ रेजोनेंस शो करता है। देखिए इस तरीके से होता है, रेजोनेंस शो करता है इक्वल बांड लेंथ ड्यू टू रेजोनेंस। O3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट वन शॉर्टर बांड, ये होता है 1 माइनस और प्लस डबल बांड O होता है, ये भी इसी से है। रेजोनेंस होगा, आड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, यनो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन बांड ऑर्डर, अर्थात सब पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, सभी सही है। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार XeF2 की आकृति लीनियर होती है। XeF2 है, देखा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा देखा जाए। बॉन्ड पेयर कितने? 2, लोन पेयर कितने? 3, 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? 5, 5 का मतलब हो गया sp3d होगा। XE है D2sp, ये तो होगा नहीं। लोन पेयर ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन, लोन पेयर ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, तो सही ऑप्शन क्या होगा? लोन पेयर जो होता है वह इक्वेटोरियल पोजीशन में, लोन पेयर ऑक्युपाइड कहां? इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण से इसकी आकृति रेखीय हो जाती है। टी आकृति किसकी होती है? सबको पता है BrF3 की टी आकृति, इसी को माना जाता है टी आकृति। BrF3 ClAF3 ये सभी हमारे टी शेप्ड वाले हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसमें कौन सा टी शेप्ड है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोन पेयर रिपल्सन स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा लोन पेयर, देखिए रिपल्सन क्या होता है? लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। रिपल्सन होता है तो क्या होता है? उनके बॉन्ड एंगल की जो डिस्टेंस होती है वह बढ़ जाती, ओ सॉरी, लोन पेयर के कारण ज्यादा स्पेस घेरता है, इसलिए उनका बॉन्ड एंगल घट जाता है। निम्न में किस अणु की वर्ग समतली होती है? तो जो XeF4 होता है इसकी ज्योमेट्री जो होती है स्क्वायर प्लेनर माना जाता है। इस तरीके से माना जाता है कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी वह स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अणु विकृत डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शो करेगा? वह हमारा XeF6 होता है जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शो करता है। ClO3 आयन का आकार क्या है देखा जाए। ClO3 डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड O माइनस एक लोन पेयर। लोन पेयर के कारण से क्या हो जाएगा, इस पर हाइब्रिडाइजेशन इज sp, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड पेयर कितने हुए देखा जाए तो, बॉन्ड पेयर हो गए तीन, लोन पेयर हो गया एक, इलेक्ट्रॉन पेयर चार, चार का मतलब sp3, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के कारण से इसकी ज्योमेट्री ऐसे हो जाएगी। इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से हो जाएगी, तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। लोन पेयर है तो होना चाहिए कैसा, टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर के कारण से पिरामिडल हो जाएगा। निम्न में किसमें केवल 90 और 180 बंध पाया जाता है? कौन सा एक ऐसा है जिसमें 180 और 90 अंश की डिग्री का बंध पाया जाता है? तो देखा जाए अगर, तो जो HCF4 होता है, देखा जाए ये स्ट्रक्चर होता है। यहां का जो बॉन्ड एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है, और यहां से यहां तक का जो बॉन्ड एंगल होता है वह 180 डिग्री होता है। अर्थात एफ एक्स ई एफ होता है 180 डिग्री, और एक्स ई एफ एफ भी होता है 90 डिग्री। तो सही आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी प्रजाति ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करती? इनमें यह बताना है कौन से ऐसा है जो ऑक्टेट के नियमों का पालन नहीं करता। तो जो हमारा यनो भी है ये भी नहीं पालन करता, ये भी नहीं पालन करता, ये भी नहीं पता, ऑल ऑफ दीज, अर्थात सभी हमारा ऑक्टेट के नियमों का पालन, आठ चाहे जिसका बना लीजिए, सल्फर का बना लीजिए, छह है। यह दो, किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। निम्नलिखित के हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अमोनिया का क्या होता है? sp3 होता है। चलिए, SF4 का क्या होगा? sp3d2 होगा। कोई है? sp3d2 है। जेनान का कितना होगा? 4 2 6। हम्म, डी का थर्ड किसी में है ही नहीं है। कैसे बना दिया पेपर? इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 6। इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर 6, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर 5। 5 होगा तो sp3d होगा, ये तो कंफर्म है। अब इसका भी sp3d, इसका क्या माना जाए? देखा जाए तो एक बार इसको मिटाइए जरा, तो सबके इलेक्ट्रॉन पेयर देखा देखा जाए तो पहले डिफरेंट का, इसका तो sp3 होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसका sp3d होगा, ये भी सही है। अब हमारे पास दो बच्चे, देखिए डी का थर्ड कहीं है? नहीं नहीं। ए का 4 है, ए का 4 कर लीजिए, और बी का 2 कर लीजिए। चलिए, ए का 4, बी का 2, सी का थर्ड, सी का 1 कर लीजिए, सी का 1 कर लीजिए, और डी का थर्ड कर लीजिए। ये सही हो जाए। हमारा है हमारा। अरे सुनो,
वेस्पर के अनुसार निम्न में किस अणु की संरचना सीसा होती है? जो कौन सा ऐसा अणु है जिसकी संरचना सीसा होती है? तो देखिए सीसा संरचना जो होती है वह हमारी SO4 की संरचना को सीसा भी बोला जाता है। सीसा, इसी को बोला जाता है सीसा ज्योमेट्री। किसका हो जाएगा? SO4 की सीसा ज्योमेट्री होती है। यक्सी O3 F2 की ज्यामिति का सही रूप कौन सा वर्णित करता है? जेनान है, जेनान के साथ 3 ऑक्सीजन लगे हैं, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यप यप जेनान के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3 2 5। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 0। लोन पेयर कितने हो गए? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 5। 5 का मतलब sp3d, और sp3 का क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगा। NH3 PH3 ASB श्रृंखला में बंध कोण घटता है, क्यों? हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये तो होता नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा तो आप। I3 में रेखीय आकार इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि आयोडीन यूजेज d ऑर्बिटल, लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, 2 II bonds are pi back bonding, central atom has 3 lone pairs। I3 माइनस, इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 7 तरीके का, इसे 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन हुए बाउटर केस में, 22 में 2 से भाग 8 से भाग में 2 धन 3 बराबर 5। 5 का मतलब हुआ sp3d हुआ। ये जो होता है सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण से यह हमारा क्या शो करेगा? रेखीय संरचना प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, कौन सा अणु केला बंध 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करता है? तो यह हमारा B2S6 होता है। तो यही ऑप्शन, ये सब तो याद हो जाना चाहिए अब तक। यक्सी F4 वर्ग समतलीय है, क्यों? क्योंकि इट हैज 2 लोन पेयर ट्रांसपोजिशन, लोन पेयर आर प्रेजेंट, Xc यूज d ऑर्बिटल, F इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इट हैज 2 लोन पेयर, अर्थात पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। आयनों के उनके सही संरचना से मिलाइए। कार्बोनेट का जो होता है समतली होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। SO4 S डबल ओ माइनस ओ माइनस, sp3 है होगा टेट्राहेड्रल, ये तो सही है। इसका मतलब B का 2 C का 4 D का 4, B का 2 C का 4 D का 4, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का घटने का क्रम क्या होता है? बाएं से दाहिने जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? पहला है इंक्रीजिंग इन शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। देखिए आवर्त में बाएं से दाने जाने पर परमाणु त्रिज्या घटने का कारण इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जिससे कि उसकी साइज क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार धातुओं में समूह में ऊपर से नीचे जाने में परमाणु त्रिज्या बढ़ने का कारण क्या है? हेलो, हाँ क्लास में, हाँ। क्षार धातुओं में समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का बढ़ने का क्या कारण है?
increase in nuclear charge dominance, addition of cell increases size, shielding becomes negligible, lattice energy increases, एडिशन ऑफ सेल इंक्रीज द साइज। जब हमारा सेल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ने के कारण से क्या होगा, उसका रेडियस भी, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनायन की आयनिक त्रिज्या उसके तटस्थ परमाणुओं से छोटी होती है, उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, ग्रेटर न्यूक्लियाई पुल। तो सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड एंड ग्रेटर न्यूक्लियाई आर पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसकी आयनिक त्रिज्या का घटने का सही क्रम है? पोटेशियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इधर क्या है? एल्युमिनियम इधर होगा, सोडियम बाद मैग्नीशियम यहाँ होगा, कैल्शियम यहाँ होगा। तो सबसे साइज देखा जाए तो बड़ी किसकी होगी? पोटेशियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्युमिनियम को। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। सबसे छोटी त्रिज्या किसकी पूछ रहा है? जिस पर प्लस चार्ज सबसे ज्यादा, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो जिस पर प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसी की साइज सबसे छोटी होगी। तो सही ऑप्शन है मैग्नीशियम 2+ की साइज सबसे छोटी, O2 डबल माइनस की सबसे बड़ी। लेंथेनाइट 5771 के बाद परमाणु त्रिज्या में अचानक कमी का कारण? स्ट्रांग एफ ऑर्बिटल शिल्डिंग, पुअर शिल्डिंग ऑफ 4 एफ इलेक्ट्रॉन, हायर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेशन। तो पुअर शिल्डिंग ऑफ 4 एफ इलेक्ट्रॉन, हायर जो है जेड इफेक्टिव के कारण से परमाणु त्रिज्या में अचानक कमी का कारण होता है। एमजीओ में O2- की आयनिक त्रिज्या Na2 में की तुलना में छोटी होती है। हायर चार्ज ऑन मैग्नीशियम 2+ एंड कंप्रेस O2-, O2 हैज ए फेवर इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, शील्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज लो। तो सही ऑप्शन क्या होता है? हायर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन कंप्रेस टू O2-, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं में आवर्त के साथ परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेड बट 3d इलेक्ट्रॉन शील्डेड पुअरली, न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट and 3d orbital expanded distinctly, metallic radius is independent of the nuclear charge। तो सही ऑप्शन इसका होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बट 3d इलेक्ट्रॉन शील्ड पुअरली। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्षारीय पृथ्वी समूह में नीचे की ओर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, क्यों? आयनिक त्रिज्या क्यों बढ़ती है? तो उसका कारण होता है कि यन, देखिए क्षारीय में ऊपर से नीचे जाने पर शील्डिंग डिक्रीजेज, यन वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। हर एक आवर्त में जाने पर क्या होता है? उनका मुख्य सेल की संख्या बढ़ती है, अर्थात यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के कारण से साइज भी बढ़ती जाती है, अर्थात 36 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। आवर्त सारणी में प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी सबसे अधिक किस तत्व की होती है? अगर प्रथम की बात कर रहा है कौन सा, आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा हमारा हीलियम का होगा क्योंकि आकार सबसे छोटा, आकार सबसे छोटा। तो 37 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेरिलियम की तुलना में बोरान का प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी
असमान रूप से कम होने का कारण है। 38 है कि बेरिलियम का तुलना में बोरान का प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी असमान रूप से कम होने का कारण लोअर न्यूक्लियर चार्ज, हायर शील्डिंग ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन इज हायर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल, बोरान हैज लार्ज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो सही रीजन होता है वह 2p इलेक्ट्रॉन इज हायर एनर्जी देन 2s, 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सल्फर बिकॉज ऑक्सीजन हैज लोअर न्यूक्लियर चार्ज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर वेरी स्मॉल 2p ऑर्बिटल विद द हाई रिपल्सन। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, किसी भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज करता है, ए माइनस जो एनर्जी रिलीज करता है वही हमारा जो रिलीज हो रही है यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटर वेरी स्मॉल 2p ऑर्बिटल विथ हाई रिपल्सन के कारण से क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सल्फर। क्षार धातुओं का द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी अत्यधिक बड़ी होती है, क्यों? क्षार धातुओं में द्वितीय जब लिया जाता है तो वह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है, और यदि नोबल कॉन्फ़िगरेशन को वह प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप से उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, और स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्टर्ब्ड। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर से नीचे द करेक्ट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान टॉप टू बॉटम जाने पर सदैव क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? Cl की होती है, फिर Br की होती है, फिर I की होती है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा? 41 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, कि जो ऊपर से नीचे जाने पर सही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम है वह क्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। निष्क्रिय गैसों का आयनीकरण एंथैल्पी अत्यधिक अधिक होती है, क्योंकि दे आर लार्ज साइज, दे हैव फुलफिल सेल विथ नो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन। एकदम सही कह रहा है कि वह फुलफिल ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा सकता है, हाईली स्टेबल होते हैं, इस कारण से उनकी आयनीकरण एंथैल्पी अत्यधिक होती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट, द मैक्सिमम जंप इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट, क्रमागत आयनीकरण ऊर्जाओं में अधिकतम छलांग किस बात को दर्शाती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल, चेंज कोर फॉर वैलेंस शेल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर नोबल गैसेज कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा हमारा, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण से उनकी क्रमागत छलांग जो है ज्यादा बात को दर्शाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तेजी से थोड़ा कराया जाए। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन हैज लार्ज एटॉमिक साइज एंड लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, फ्लोरीन हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज, फ्लोरीन हैज लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्गर शील्डिंग। तो जो क्लोरीन हैज होता है वह लार्जर एटॉमिक साइज होता है और लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, इस कारण से क्लोरीन की साइज, क्लोरीन का जो होता है वह हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हो जाता है। प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही घटता क्रम क्या होगा? सबसे सही घटना का क्रम होगा हीलियम से नियान, नियान से आर्गन, आर्गन से क्रिप्टॉन। ऊपर से नीचे जाने पर सभी p ऑर्बिटल्स भरे हैं, सबसे ज्यादा हीलियम का होता है,
फिर नियान का होता है, फिर आर्गन का होता है, फिर क्रिप्टॉन का होता है। हीलियम की साइज सबसे छोटी, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हीलियम का, फिर नियान का, फिर आर्गन का, फिर क्रिप्टॉन का। पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज फंडामेंटल बेस्ड ऑन पाउलिंग की विद्युत ऋणात्मकता मापनी मूल रूप से किस पर आधारित है? डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड से, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस से, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी से, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वनली से। देखिए, जो विद्युत विद्युत ऋणात्मकता यक्स ए माइनस यक्स बी बराबर होता है, आयनिक निकाला जाता है 0.208 अंडर रूट डेल्टा। ठीक, डेल्टा होता है। यह जो होता है बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस होता है। तो सही ऑप्शन क्या होता है? डेल्टा जो होता है बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्षारीय हैलाइड के जालक ऊर्जा का क्रम है। देखिए, जो जालक ऊर्जा होती है, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, कि अगर कोवैलेंसी बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी घटेगी। तो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा का जो क्रम होता है वह हमारा कौन कौन से दिए गए हैं? लिथियम आयोडाइड की कोवैलेंस, एक चीज कोवैलेंसी बढ़ेगी, अगर कोवैलेंसी बढ़ी तो जालक ऊर्जा घटी। तो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा क्या हो? एफ की सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा होगी, क्योंकि 47 का ए ऑप्शन। लिथियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा, फिर एल। ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा क्या होता है? जालक ऊर्जा का मान घटता है। एजीसीएल की जालक ऊर्जा NaCl से कम होती है, क्योंकि Ag प्लस इज लार्जर देन सोडियम है। Ag प्लस है डी इलेक्ट्रॉन causing polarization, Cl is larger in AgCl। crystal structure difference, अकॉर्डिंग टू फेजान रूल्स कहता है, फेजान रूल कहता है कि कोवैलेंसी इंक्रीजेज लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज। कोवैलेंसी बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी। कोवैलेंसी, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सबसे ज्यादा AgCl हमारा कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कोवैलेंट पाया जाता है। कोवैलेंट पाए जाने के कारण से हमारा क्या हो जाएगा कि Ag हैज डी इलेक्ट्रॉन काजेज पोलराइजेशन के कारण से ऐसा होता है। जालिक ऊर्जा का प्रयोगात्मक रूप किस विधि से निर्धारित करते हैं? तो लैटिस एनर्जी कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय हेस लॉ के अनुसार या बॉर्न हाबर साइकिल के द्वारा कहा जाता है। हेस लॉ कहता है कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप्स में हो या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, हमेशा जो एंथैल्पी का चेंज होता है वह समान होता है। तो वह हमारा हेस लॉ या बॉर्न हाबर साइकिल के द्वारा ही लैटिस एनर्जी का डिटर्मिनेशन किया जाता है। क्षारीय मृदा धातुओं को हाइड्रेशन ऊर्जा समूह से नीचे की ओर घटती है। लैटिस एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट, आयनिक साइज इंक्रीजेज, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज, पोलराइजेशन पावर इज इंक्रीजेज। क्षारीय मृदा आयनों के हाइड्रेशन ऊर्जा समूह के नीचे की ओर घटती है, क्योंकि आयनिक साइज इज डिक्रीज इंक्रीजेज। आयनिक साइज बढ़ने से उनका क्या होता है? लैटिस एनर्जी जो होती है, वो सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी, जो हाइड्रेशन होती है 1 आकार।
तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेरियम सल्फेट लगभग जल में अघुलनशील होता है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरियम इज वेरी हाई। वेरी हाई लैटिस एनर्जी बेरियम सल्फेट इज एक्सट्रीमली हाई। लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वह आयंस में नहीं घुलेगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वह घुल जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलेयता में अंतर किस कारण से होता है? कैल्शियम हैज हायर हाइड्रेशन एनर्जी, मैग्नीशियम हैज हायर लैटिस एनर्जी, मैग्नीशियम फार्म कोवलेंट बॉन्ड, OH माइनस फार्म इज। जो हमारा मैग्नीशियम कार्ब होता है, इसकी हायर लैटिस एनर्जी के कारण से यह विलेयता में अंतर को किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा मैग्नीशियम हैज हायर लैटिस एनर्जी। ध्रुवीय विलायकों में आयनिक यौगिक का विलेयता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी पर। जब भी विलेयता की बात की जाएगी दो ही टर्म होता है, एक लैटिस एनर्जी एंड एक दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी टुगेदर डिटरमाइन सॉल्बिलिटी। The salt which dissolve spontaneously when hydration energy is greater than। जैसे लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी नहीं घुलेगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो वह घुल जाएगा, दैट इज डेल्टा जी इज नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात पहला ही ऑप्शन सही होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? कौन सा लवण अपने आयनों को बड़ा हाइड्रेशन ऊर्जा के बावजूद अविलेय होता है? देखा जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाता है, सोडियम कार्बोनेट भी घुल जाता है, कैल्शियम क्लोराइड भी घुलता है, लेकिन बेरियम सल्फेट नहीं घुलता है। तो सही आंसर होगा बेरियम सल्फेट। हाइड्रेशन ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? हाइड्रेशन ऊर्जा आयनिक रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सही ऑप्शन होगा आयनिक रेडियस के। समूह 2 में मैग्नीशियम सल्फेट की जल में घुलनशीलता का क्रम क्या होगा? तो देखिए लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। अगर मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी मैग्नीशियम के। वैसे बेरियम सल्फेट हमारा कम, सबसे कम घुलनशील, सबसे कम माना जाता है। बेरियम सल्फेट अघुलनशील माने जाते हैं। अघुलनशील में कौन से बेरियम सल्फेट है? लेड सल्फेट है और AgCl है। ये सब हमारे क्या है? इनसॉल्युबल ऑफ वाटर है। समूह में द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। समूह 1 में हाइड्रोक्साइड की क्षारिकता निम्न क्रम का पालन करती है। देखिए क्षारिकता जो होती है ऊपर से नीचे जाने पर धनात्मक गुण बढ़ता है। सीजियम सबसे ज्यादा धनात्मक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है सबसे धनात्मक। और इसका हाइड्रोक्साइड सबसे क्षारी, तो सबसे ज्यादा सीजियम होगा, सबसे कम लिथियम होगा। तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। समूह 2 में हाइड्रोक्साइड की ऊष्मीय स्थिरता होती है। देखिए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें स्थिरता सबसे ज्यादा किसकी होगी? बेरियम हाइड्रोक्साइड की, सबसे कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाइड्रोक्साइड की उसमें स्थिरता ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर बढ़ती है।
पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोक्साइड की स्थिरता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। समूह 2 सल्फेट की हाइड्रेशन ऊर्जा का क्रम होगा। हाइड्रेशन ऊर्जा देखिए, सब हमने पहले आपसे कहा कि वही सॉल्व घुलेगा जिसकी हाइड्रेशन ऊर्जा सबसे कम होगी, सॉरी, हाइड्रेशन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। सॉल्बिलिटी जो होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सॉल्बिलिटी, घुलनशीलता, घुलनशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसके बेरियम सल्फेट कम, सबसे कम घुलनशील, मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज्यादा। सल्फेट की घुलनशीलता प्रवृत्ति को बताइए। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। स्लाइटली सॉल्युबल, मैग्नीशियम सल्फेट सब हाईली सॉल्युबल, कैल्शियम सल्फेट स्प्रिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की अम्लता का क्रम क्या होता है? अम्लता का क्रम जो होता है, अम्लता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या जिसकी ज्यादा, इसी के ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें +5 है, इसमें +3 है, इसमें +1 है। तो यही हमारा, क्यों? क्योंकि अम्लता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सही ऑप्शन ए होगा। ग्रुप 15 के हाइड्राइडों में अधिकतम अपचायक शक्ति किसकी होगी? ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है। जब ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा किसका होगा? अमोनिया का ही होगा। सल्फर के ऑक्सी अम्लों की अम्लता का सही क्रम। देखिए, जो अम्लता का क्रम होता है वह निर्भर करता है उनके ऑक्सीकरण संख्या पर। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण सल्फर पर कितना होगा? इस पर +6 होगा, इस पर +4 होगा, इस पर -2 होगा। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसी के ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा है। ग्रुप 16 के हाइड्राइडों की तापीय स्थिरता का क्रम क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड की ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तापीय स्थिरता घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2O को, फिर H2S को, फिर H, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। किसी ऑक्सी अम्लों में टर्मिनल ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने से अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? OH बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर हो जाएगा, सेंट्रल एटम बिकम्स मोर बेसिक हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज होगा। तो ऑक्सी अम्ल में टर्मिनल ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने से अम्लता बढ़ती है, तो OH बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर हो जाता है। मोल ज्यादा पोलर होने के कारण से उसका क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने से अम्लता भी बढ़ जाती है। ग्रुप 15 के हाइड्राइडों में अधिकतम क्षारीयता स्वीकार करने की किसी के पास होती है? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन स्वीकार करेगा? सबसे मोर बेसिक, ये क्या होगा? मोर बेसिक। ज्यादा बेसिक है तो निश्चित रूप से, बेसिसिटी ज्यादा है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा? क्षारीयता भी अधिक होगी, अधिक होगी। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों की अम्लता बढ़ने का मुख्यतः कारण क्या है?
इंक्रीज इन पीके, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, सब जितने होते हैं ऑक्सी अम्ल की चर्चा की जाती है जब, सदैव ऑक्सी अम्ल की जब चर्चा की जाएगी तो उन पर किस पर जाना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना है। इनके केंद्रीय परमाणु को हाइब्रिडाइजेशन से मैच कराइए। जरा देखा जाए, देख ही लिया जाए कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 18 5 23 1 24, 24 का मतलब हो गया 8 से डिवाइड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पे, 3 का मतलब sp2 हो गया। इसमें देखा जाए तो 5 धन 12 धन 1 18, 18 का मतलब 3, HClO में 7 धन 6 धन 1 बराबर कितना हो गया, 14, 14 में 1 4 ही तो हुआ, sp3 है तो ये भी सिंगल ऑक्सीजन है तो इसी का होगा। H2SO4 है, सल्फर पूरा है, इसका कितना 18 2 sp3 होगा, एक का 2, इसको थोड़ा सा वो करवा लीजिए तो गड़बड़ है, ठीक। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की निम्न क्रम होता है, तो अभी आ गया क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ए होगा, जिसकी ऑक्सीकरण जितना बढ़ती जाती है अम्लता उतनी बढ़ती जाती है। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सी अम्ल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ OH ग्रुप के सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम पर, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम पर। तो जो ऑक्सी अम्ल की प्रबलता होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम से, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सल्फर के ऑक्सी अम्लों की अम्लता निम्न क्रम में घटती है। देखिए, जो अम्लता होती है वह ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा, तो इसी की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, समूह 15 के हाइड्राइडों का बंध कोण क्या होता है। देखिए, बंध कोण जो होता है ऊपर से नीचे जाने पर सदैव बंध कोण का मान बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर जब बंध कोण, सॉरी, बंध कोण क्या होता है, बंध कोण घटता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अमोनिया का, फिर पीएच का, फिर एएच का, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, आज यहीं पर खत्म हो जा रहा है। आज हमने तेजी से क्वेश्चन कराया क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात फिर होगी आप लोग के, तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि।